इजराइल के अंदर देखिए, बाहर जो हो रहा है, हूती ने भी जवाबी कार्रवाई की है, हिजबुल्लाह भी तैयार हो गया है और हमास ने भी, और ईरान भी तैयार है। लेकिन इजराइल के अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल के अंदर, इजराइल में आपस में ही लोग मचाएंगे मारकाट। ये खबर आ रही है, नेतन्याहू को घर में ही किया गया अलर्ट। नेतन्याहू पहले बंकर में भागे और अब वो घर में, और घर में भी सेफ नहीं हो सकता है कि नेतन्याहू को अब इजराइल छोड़ना पड़ जाए। ये आप देख रहे हैं ना किस तरह से बम्बार्डमेंट जो की जा रही है, बम मारे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, चाहे वो यमन पे हो या फिर गजा पे हो, या लेबनान पे हो, और जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। तिल अबीब में कई जो है बैलिस्टिक मिसाइल जाकर के गिरे हैं, तो उससे एक हंगामा मचा। और फिर जो इजराइल के अवाम है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, मैं इस सब पे बात करूंगा कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जल्द फजील अहमद साहब जुड़ जाएंगे और हम उनसे बातचीत, इसमें तफसीली बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मैं जो बात कर रहा हूं कि क्या आप देखिए सिचुएशन जो है यहाँ पे, इजराइल इन दिनों दो मोर्चों पर संघर्ष करता नजर आ रहा है। ये TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट है, वहां पे चल रही, मैं कोई अपनी तरफ से बयान नहीं दे रहा हूं, और ये तमाम स्टोरीज चल रही हैं। यहाँ पे एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ जारी युद्ध में उसे सफलता मिल रही है, तो दूसरी ओर देश के भीतर आंतरिक कला गहराती जा रही है। अब ये जो सफलता मिल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी सफलता। क्या बेगुनाहों को मारना कामयाबी है? कौन सी सफलता है? कहां की कामयाबी है? क्या हमास खत्म हो गया? क्या हमास को तबाह कर दिया? क्या हमास के लोगों को अरेस्ट कर लिया? क्या गाजा में जाकर के अपने पैर जमा लिया IDF ने? ऐसा कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो कोई कामयाबी इजराइल को नहीं मिली है और इजराइल को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन चूंकि दिखाना यह है कि हमने कहा ना कि अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि उसकी तजारत हथियार है। आज मैंने देखा कि F-35, F-40 इस तरह की जो उनके तैयारे हैं, जो जंगी तैयारे, उनकी नुमाइश की जा रही है कि साहब इजराइल को फतेह दिला। कहां की फतेह? कौन सी फतेह? अब यह कि इजराइल में गाजा को मिलाया जाएगा, ये तमाम बातें हो रही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हाल ही में इजराइल के पूर्व सुप्रीम कोर्ट प्रमुख एरोन बाराक ने सरकार के कुछ फैसलों पर गहरी चिंता जाहिर की। अब सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट साथ ही चेतावनी दी, मुतनब्बे किया है कि देश एक भयानक गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। भयानक गृह युद्ध की ओर, ये इजराइल के अंदर के हालात मैं बता रहा हूं। इस चेतावनी के बाद नेतन्याहू सरकार को भी अपने ही घर में अलर्ट कर दिया गया है। यानी नेतन्याहू पर अब जो है वो खतरा मंडलाने लगा है, गहराने लगा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी बात है, इजराइल के लिए बहुत खतरनाक बात है, और इस पे इजराइल को गौर करना पड़ेगा, इजराइल को इस चीज को देखना पड़ेगा। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि आप देखिए कि जो बहादुर बन रहा है इजराइल, हमने यहां हमला कर दिया, हमने वहां एयर स्ट्राइक करना, अब वो भी निहत्थे लोगों पे, जहां पे आम लोग हैं, जहां लोग अपनी घरों के भी लाशें ढूंढ रहे हैं, उनको मार रहे हो। हूती जवाब दे रहा है, उधर हिजबुल्लाह भी, उसने भी हमले शुरू कर दिए, और हमास भी खामोश नहीं बैठा है। कल कई हमास ने मिसाइलें जो है वो दागी, कई रॉकेट मारे, जो जाहिर है जितनी उनकी ताकत है उस हिसाब से वो मार रहे हैं। अब यहां देखिए, यहाँ पे हालात क्या, और बहुत मुमकिन है जैसा कि मैंने कहा कि नेतन्याहू को इजराइल छोड़ना पड़े। यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल की राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था मचे घमासान के बीच पूर्व चीफ जस्टिस एरोन बाराक ने कहा है कि देश में बढ़ते मतभेद और सरकार के हालिया फैसले गृह युद्ध की दिशा में ले जा सकते हैं। उन्होंने खासकर शिन बेट के प्रमुख रोनन बार और अटॉर्नी जनरल गली बहारो मियारा को बर्खास्त करने के सरकारी फैसले की निंदा की है। उनका मानना है कि यह कदम कानूनी रूप से सही नहीं है और इससे प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा। ये उन्होंने
साफ साफ कहा है। और ये आप देखिए हालात, इजराइल के अंदर के हालात जानना बहुत जरूरी है। बहुत अहम हो जाता है कि सरकार सुनी नहीं रही किसी की, सरकार मनमानी कर रही है। और मुस्लिम देशों में जो इंकलाबी सूरत पैदा हो रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। बराक ने यह भी कहा कि इजराइल में पहले विरोध प्रदर्शन होते थे, लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग गाड़ियों से प्रदर्शनकारियों को कुचलने लगे। उन्होंने आगाह किया है कि जल्द ही हालात और बिगड़ सकते हैं, जिसमें गोलीबारी और रक्तपात की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पहले ही विपक्ष और नागरिक आंदोलन के भारी दबाव में, हाल ही में नेतन्याहू ने लेफ्टिस्ट डीप स्टेट का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि एक छुपा हुआ वामपंथी समूह उनकी सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रहा है। यहां आप देखिए, इस बयान के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश बराक ने कहा कि इजराइल में कोई डीप स्टेट नहीं है, बल्कि यहां केवल अपने कर्तव्य का पालन करने वाले अधिकारी हैं। बराक ने नेतन्याहू को सलाह दी है कि वो शिन बेट प्रमुख और अटॉर्नी जनरल की बर्खास्ती जैसे फैसलों से बचें। उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू अपनी नीतियों पर रोक नहीं लगाते तो देश का आंतरिक विभाजन बढ़ सकता है। यहाँ पे आप देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जानना बहुत जरूरी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदेओन सार के बराक के चेतावना को खारिज करते हुए कहा कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनेगी। वही शिक्षा मंत्री योआव किश ने बराक पर आरोप लगाया कि वो गृह युद्ध की धमकी देकर सरकार को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नेतन्याहू सरकार ने जल्द ही संतुलन नहीं साधा तो ये टकराव केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क पर खून खराबे में भी तब्दील हो सकता है। इजराइल की सफलता युद्ध में मैदान में हो सकती है, लेकिन असली चुनौती उसके अपने ही घर में बढ़ रही है। अब ये बात जो सामने आई है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको हम यूं ही नहीं ले सकते। और भी आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से अब जो ईरान के सदर हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई, उन्होंने आज क्या कहा है। उन्होंने कहा हक व बातिल के मार्के में फतह हक की ही होती है। रहबर इंकलाब इस्लामी, और खबर ये आ रही है कि ईरान ने बाकायदा न्यूक्लियर बम बना लिया है और उसके टेस्ट भी हो चुके हैं। यानी ईरान अब अगर कोई हमला करता है, और ईरान अभी खामनेई साहब ने 4-5 दिन पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर ये समझ ले जंग छिड़ता है, तो जंग एक तरफा नहीं होगी बल्कि इसका जवाब दिया जाएगा। और वही बयान तकरीबन आ रहा है। यार रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली खामनेई ने फरमाया है कि हमने कभी भी जंग में पहल नहीं की है, लेकिन अगर किसी ने खबासत की और जंग शुरू की तो उसे जान लेना चाहिए कि जोरदार तमाचे रसीद किए जाएंगे, जोरदार थप्पड़ मारे जाएंगे, तमाचे रसीद किए जाएंगे। ये खामनेई साहब ने कहा है। रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली खामनेई ने नए ईरानी साल के मौके पर अपना सालाना खिताब, जो हर साल मशहद मुकद्दस में हुआ करता था माह रमजान की वजह से, आज तेहरान में हुसैनिया इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह में हुक्काम और अवाम की एक बड़ी तादाद के इज्तिमा से किया, जिसे बराह रास्त नश्र किया गया। अपने खिताब में रहबर इंकलाब इस्लामी ने फरमाया कि नया साल शब कद्र के तकारुन की वजह से खास मानवियत का हामिल है। उन्होंने लियाली कद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन बाबरकत रातों में लैलतुल कद्र के बारे में बात करते हुए कहा कि ये बाबरकत रातों में दुआ और तसर्रो का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। रहबर इंकलाब इस्लामी ने फरमाया कि गुज़िश्ता ईरानी साल के दौरान ईरानी अवाम की इस्तकामत, सब्र और पायदारी और शुजाअत और शहामत पूरी दुनिया में आश्कार हो गई, और दुश्मन की धमकियों के बावजूद जुमा नस्र में ईरानी अवाम की तारीखी शिरकत ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। रहबर इंकलाब इस्लामी दुनिया और इलाके की ताजा तरीन सूरत हाल का जिक्र करते हुए फरमाया कि हक को बातिल के मार्के में फतह हमेशा हक की होती है। अलबत्ता इसके लिए हक को कुर्बानियां भी देनी होती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि इस्तकामत तो
पामर्दी का नतीजा दुश्मन और खबीस, फासिद और फासिक सह्यूनी हुकूमत की शिकस्त है। ये उन्होंने साफ साफ यहाँ पे आप देखिए कह दिया है। और हमारे साथ फदील साहब जल्द जुड़ जाएंगे। फदील साहब को जुड़ना है और फदील साहब जाहिर है कि जैसे ही हमारी बात हुई फदील साहब बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे। और मैं बात कर रहा था जिसकी तरफ रहबर इनकलाबी इस्लामी ने अमरीकी हुक्काम की धमकियों का जिक्र करते हुए फरमाया, अमरीकियों को जान लेना चाहिए कि ईरान को धमकियां देकर वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे और अमरीकी और उनके साथ साथ दूसरे भी ये जान लें कि अगर उन्होंने ईरानी आवाम के खिलाफ कोई खबासत की तो उन्हें जोरदार तमाचा रसीद किया जाएगा। इलाके में इस्तकामती तंजीमों के बारे में अमरीकी और यूरोपीय सियासतदानों के प्रोपेगेंडे के बारे में फरमाया कि अमरीकी और यूरोपीय सियासतदानों की एक बड़ी गलती यह है कि वो इलाके में इस्तकामती महाज के मराकिज को ईरान के न्यापती या प्रॉक्सी फोर्सेस का नाम देते हैं। ये उनको कुव्वतों की तवीन है। यमन के अवाम के अपने जज्बे हैं, अपने अहदाफ हैं। इलाके के दीगर इस्तकामती तंजीमों के अपने अहदाफ और मकासिद हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की कोई जरूरत नहीं है। रहबर मौसम इनकलाब ने कहा कि अमरीकी और यूरोपीय सियासतदान बड़ी गलती करते हैं और खित्ते में मुकामती मराकिज को ईरान के प्रॉक्सीज का नाम देते हैं। प्रॉक्सी का क्या मतलब? यमनी कौम जज्बा रखती है और खित्ते के मकामती मराकिज मकामत का जज्बा रखते हैं। ईरान को किसी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से बात की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रहबर इनकलाब इस्लामी, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। अभी तक फदील साहब नहीं जुड़े। फदील साहब ने कहा था मैं फौरन जुड़ जाऊंगा जैसे ही शुरू होगा, लेकिन फदील साहब अभी भी हमसे जुड़े नहीं है। और जैसे ही वो जुड़ते हैं मैं उन्हें फौरन स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि वो अभी नहीं जुड़े। उन्हें जुड़ जाना चाहिए था। और जाहिर है कि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। और ये बहुत बड़ी बात जिसका बारे में हमने शुरू में बताया था कि कैसे ईरान जो है इजराइल में खाना जंगी। और अब मैं बात करने जा रहा हूं खास तौर से जो हूती है, हूती किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे एक और जो खबर आ रही है जो परमाणु बम ईरान के ताल्लुक से मैं बता दूं, जंग के बीच ईरान ने बना लिया परमाणु बम, धरती कांपने से अमेरिका तक भूकंप, ये सुर्खी चलाई जा रही है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईरान के नतांज परमाणु प्लांट के पास गुरुवार को 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये झटका बारूद क्षेत्र में महसूस किया गया, जो ईरान के मुख्य यूरेनियम केंद्र नतांज से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके कुछ घंटे बाद 4.5 तीव्रता का एक और झटका आया, जिससे इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पे भूकंप कारण कई मकानों की खिड़कियां टूट गईं, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हालांकि ईरान ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इस भूकंप से उसके परमाणु केंद्र को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम तो नहीं बना डाला और उसका परीक्षण तो नहीं किया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पहले ही ईरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार को लेकर के गंभीर चिंता जता चुकी है। हाल ही में यानी एक रिपोर्ट में एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम स्टॉक पाइल कर लिया है। इस बीच अमेरिका और इजराइल अगले हफ्ते वॉशिंगटन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की ओर से परमाणु हथियार विकसित करने की खबरें सच साबित हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन सकता है।
अब ये अजीब बात है कि ईरान ने अगर ऐसा कर लिया तो पूरी दुनिया के लिए क्या खतरा होगा, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन यही कहा जा रहा है। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे बड़ा विरोधी रहा है और उसने पहले ही ईरानी परमाणु ठिकानों पर साइबर हमले और गुप्त ऑपरेशन किए हैं। पिछले साल इजराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत में स्थित एक S-300 वायु रक्षा प्रणाली पर हमला किया था। अब नतांज के पास भूकंप या विस्फोट की खबर आने के बाद अमेरिका और इजराइल के लिए ये नए खतरे का संकेत हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये सिद्ध हो जाता है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है तो ये पूरे मध्य पूर्व के लिए भारी खतरा बन सकता है। अमेरिका पहले ही ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन अगर ईरान ने परमाणु हथियार विकसित कर लिया तो ये अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। विशेषज्ञों यानी माहिरीन का मानना है कि अगर नातांज में कोई गुप्त परमाणु परीक्षण या विस्फोट हुआ है तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति को झटका दे सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए खतरे के तौर पर इस चीज को देखा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि खतरा क्यों है, क्यों इतना इसको हवा बनाया जा रहा है और क्या है इसके पीछे लॉजिक। दुनिया शायद ही इस बात को समझ रही हो, लेकिन आप ये देखिए कि अलग अलग तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और मैं एक एक करके और जैसे ही फदील साहब जुड़ेंगे, हो सकता है फदील साहब थोड़ा से वेट कर रहे हो कि थोड़ा वेट कर लिया जाए और वेट करने के बाद ही आया जाए। हमारे साथ कई साथी जुड़ गए हैं। यहाँ पे देखिए एहसानुद्दीन अंसारी जुड़ गए, जयदीप सिंह मुंदेला, राजा सिंह राजपूत, ये यहाँ पे जुड़ गए, शेख करीम साहब जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं सद्दाम हुसैन साहब जुड़ गए हैं, अनीश साहब जुड़ गए हैं। इसके अलावा यूनुस चोड़वारा, अयान साहब जयपुर, अली शान साहब जुड़ गए हैं, मोइनुद्दीन सलमानी जुड़ गए हैं, अली शान। इसके अलावा मोहम्मद अरशद खान ये जुड़ गए, सुल्तान साहब, गौहर बादशाह, मोहम्मद रईस, मेहदी मारूफी साहब, जसीर रजा जुड़ गए, अब्दुल सलाम, काशिफ जैन, मोहम्मद सोहेल और या दस्तगीर भगवान वो भी जुड़ गए हैं, सुल्तान साहब। तो ये तमाम लोग जो हमसे जुड़ गए हैं, फिरोज खान, मैं सबका इस्तकबाल कर रहा हूं और मैं बात को और आगे बढ़ाऊं कि जब तक फदील साहब हमसे नहीं जुड़ जाते, अब उन्हें फोन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फदील साहब जो है वो बड़ा टाइट मामला हो जाता है कि उनसे कैसे बात की जाए। तो मैं थोड़ी बात और खास तौर से मैं जब बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप देखिए कि हुतियों के हमले के पीछे ईरानी जनरलों का हाँ सीधे आयतुल्लाह खामनाई दे रहे हैं आदेश, ये जो बात सामने आई है ये अजीब और गरीब है। और इसके अलावा तो गादा को इजराइल में मिला लेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ गादा युद्ध खत्म होने तक इजराइल पर करते रहेंगे मिसाइल की बारिश। ये जो हुतियों ने ऐलान किया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ऐलान है जो हुतियों की तरफ से किया गया है। और यहाँ पे आप देखिए गाजा युद्ध खत्म होने तक इजराइल पर करते रहेंगे मिसाइलों की बारिश। हुतियों ने दी खुली धमकी, अमेरिका का भी डर नहीं। यहाँ पे देखिए कि सना से ये खबर आई है, अमेरिकी मिसाइल हमलों के बाद भी यमन के हुती विद्रोहियों के हौसले बुलंद है। हुती विद्रोहियों ने शुक्रवार सुबह दक्षिणी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली। ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता ने टेलीविजन पर दिए बयान में जानकारी दी। हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह के अल मसीरा टीवी पर प्रसारित बयान में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में और गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए जा रहे नरसंहार के जवाब में हमारी सेना ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके तेल अवीव के दक्षिण में एक इजरायली सैन्य लक्ष्य को निशाना बनाया। सरी ने
कहा कि ये 24 घंटे के भीतर दूसरा ऑपरेशन है। और ये उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जिक्र करते हुए कहा कि उसका टारगेट तिल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट था। इजराइल इस हमले को रोकने का दावा कर रहा है। यहाँ पे सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक हूती प्रवक्ता ने दोहराया कि समूह जो है वो इजराइल और उसके जहाजों पर तब तक हमले जारी रखेगा जब तक कि गाजा में युद्ध समाप्त नहीं हो जाता और एन्क्लेव में मदद के लिए क्रॉसिंग फिर से नहीं खुल जाती। इससे पहले गुरुवार की सुबह हूती ग्रुप ने यह भी दावा किया है कि उसने उत्तरी लाल सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन विमान वाहक पोत को निशाना बनाया, जो शनिवार के बाद से 5वां हमला था। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत बड़ा हमले के तौर पर हम देख रहे हैं। फजील साहब हमसे जुड़ गए हैं।